नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और मेरे टेलीग्राम पे बनाए हुए ग्रुप के थ्रू आप अपने सेशंस को इंटरैक्टिव भी बना रहे हैं। टेलीग्राम के ग्रुप पे आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, डाउट सॉल्व करते हैं। या फिर आपको आप पीडीएफ लगती है तो आप मेरे टेलीग्राम की चैनल को भी ज्वाइन करके मेरी जो पीडीएफ है लेक्चर की वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए नीचे लिंक आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और ग्रुप के साथ साथ चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो अब तक हम जो एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे थे वो हम 8th के एनसीईआरटी का 5th चैप्टर तक के जो भी चैप्टर्स उसे कंप्लीट कर चुके हैं। 8th के एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर होगा जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले हम 6th 7th की एनसीईआरटी पूरे डिटेल में कवर कर चुके हैं। 8th के एनसीईआरटी भी पूरे डिटेल में आज आप ख़त्म कर दिए रहेंगे। तो जितने भी वीडियोस आपके पेंडिंग हैं उन्हें जल्द से जल्द देखिए और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टॉप मत लगने दीजिए। रेगुलरली और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आप जानते हैं कि इन बिटवीन द लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन भी पूछता हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते भी है, जो कि बहुत बेहतरीन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी प्रूव होता है और आपकी बहुत अच्छी हेल्प भी होगी। तो जिन लोगों ने पिछले जो मेरे लेक्चर हैं उसके आंसर दिए हैं मेरे पूछे क्वेश्चन के, वो है रोहित कन्हाके जी। तो रोहित जी ने जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी चीज़ें हमें बताई है, वो देख लेते हैं क्या है। तो ये मेरा वो लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर हम कहेंगे 8th के एनसीईआरटी से 5th चैप्टर के ऊपर लेक्चर था। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे रोहित जी जो है उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने एग्जांपल्स हमें बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल रीजन्स जो भी इंडिया में है, देखिए उसके पूरे उन्होंने स्टेट के नाम लिखे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए, ईजी हो जाएगा मैप पे मार्क करना। तो रोहित जी ने बहुत अच्छे से हमें हेल्प करके दी है, जिसके चलते आप अपने स्टडी को और भी बेहतरीन बना सकते हो। और इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करके। तो हम रोहित जी का शुक्रिया अदा करेंगे। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हम तक इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाया और हमारे स्टडी में आपने काफ़ी अच्छा एक हेल्प करके सपोर्ट दिखाया है। उसके साथ साथ हम आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो लोग होते हैं, सबसे पहले देखिए, पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। सबसे अच्छा नेशन का रिसोर्स लोग है। जो नेचर की बाउंटी होती है, यानी हम कहेंगे नेचर के हमें जो भी इनाम मिले वो तभी तो किसी काम के हैं ना, जब लोग उसे यूजफुल बनाएं। फॉर एग्जांपल मुझे लोहा मिला है नेचर से, बट लोहा उस किसी काम का ही नहीं है जब तक उसे यूजफुल ना बनाया जाए। यानी लोगों की जो डिमांड होती है, वो डिमांड और लोगों की जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकती है। लोहा रिसोर्स बन जाता है, कोल रिसोर्स बन जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चीज़ें आप जानते हो। इसलिए हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो सबसे बेहतरीन और सबसे अल्टीमेट रिसोर्स है। विदाउट ह्यूमन सब चीज़ों को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाना हम कहेंगे बहुत मुश्किल होता है। हम कहेंगे कि हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो रिसोर्सेस अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लोगों को रिसोर्स बनाने के लिए हेल्दी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें लोगों में होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसका डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने एक फैक्ट लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो, उनके पास एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री थी ये 1985 में बनाई गई थी। क्यों? ताकि लोगों की जो स्किल्स है उसे इंप्रूव कर पाए। लोगों की स्किल्स इंप्रूव होगी तो लोग रिसोर्स बन जाएंगे, है ना। सो दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री, है ना। तो यही सब चीज़ें हमें यहाँ पता चलती हैं। आगे हम आते हैं तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे हम कहेंगे कोई भी रिसोर्स होते हैं, उसी तरह जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इतने लेक्चर से आप यही पढ़ते आ रहे हो, सभी रिसोर्सेज कहीं है कहीं नहीं है। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको देखने नहीं मिलते पूरे वर्ल्ड में। वो डिफर करते हैं, जैसे हम कहेंगे किसी के एजुकेशनल लेवल अलग है, तो किसी की एज अलग है, तो किसी के सेक्स अलग है, यानी जेंडर अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है। इस तरह की अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो देयर नंबर्स और उसके अलावा हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बदलते ही रहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो एक और उन्होंने बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है PMKVY भी कहा जाता है, PKVY भी कहा जाता है। तो ये जो कौशल विकास योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में, जिसका एम था कि 1 करोड़ इंडियन यूथ जो है उनको 2016 से 2020 के बीच में ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए। ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का वो यही था कि हम कहेंगे कि एनकरेज करना एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, यानी वही है कि लोगों में कुछ स्किल्स डेवलप करना, उनको क्वालिटी ट्रेनिंग देके और उनके साथ साथ फिर उनको कुछ एग्जिस्टिंग
वेज अर्नर जो है उनको भी। यानी हम यही कहेंगे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, है ना। तो जो पहले से ही अर्न कर रहे हैं उनको भी अच्छी ट्रेनिंग देना, और जो आगे अर्न करने वाले हैं उनको भी अच्छी ट्रेनिंग देना, यही करता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस देश में हमें देखने मिलती हैं। देखा गया तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन शुरू हैं। सो हम कहेंगे कि कोई कह रहा है कि देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन माई स्कूल, कोई कह रहा है माई विलेज हैज़ 1000 पीपल, कोई कह रहा है देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। यहाँ पे यही पूछा गया था। ये सब जवाब किस चीज़ के? ये जवाब है कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, तो इसकी काफ़ी सारे यहाँ पे 6.6 बिलियन ऐसा कहा गया। तो उन्होंने यही कहा कि इतने सारे को आप लिखोगे कैसे नंबर्स में, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा एक सवाल है कि नंबर्स में कैसे लिखोगे, यानी कितने ज़ीरो आएंगे 6.6 बिलियन में, सोचिएगा और इसको लिखिएगा, हुआ तो कमेंट सेक्शन में। आगे हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये इक्वल या इवन नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम अलग अलग जगह ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं कम पॉपुलेशन है, तो कहीं पे पॉपुलेशन ही नहीं है। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो अलग अलग आपको देखने मिल रहा है। तो हम कहेंगे द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, है ना। तो जिस तरीके से पूरे अर्थ के सरफेस पे लोग जो है ये हम कहेंगे कि फैले हुए हैं, ये इसी को हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे हमें ये पता चलता है कि मोर देन 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 30% लैंड सरफेस पे ही रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। 90% लोग 30% एरिया में रह रहे हैं, बाकी एरिया में कोई भी नहीं है, स्पेयरली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है हम कहेंगे, या फिर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं तो कहीं कोई भी नहीं है, ऐसे भी हमें देखने मिलते हैं। तो क्राउडेड एरियाज जो है हम कहेंगे वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है बहुत ज़्यादा, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका है। सो ये सब आपको देखने मिलता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखा है, ये एशिया में इतने लोग हैं, यूरोप में सिर्फ इतने हैं ये कलर वाले, अफ्रीका में ये कलर वाले देखेंगे इतने कम हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ इतने हैं। तो हम कहेंगे ओशियन यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड में सिर्फ इतने हैं, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में इतने हैं। तो आप एशिया में देखिए कितने सारे लोग हैं, 100 में से इतने लोग हैं, ये पूरे 100 है, 100 में से इतने लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अगर आप देखोगे तो। हम कहेंगे कि बहुत कम लोग जो है वो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, या फिर हम कहेंगे आप हाई लैटिट्यूड एरियाज़ और क्या होता है सब जान चुके हैं, आप पहले से एनसीईआरटीज़ पढ़ के आ रहे हैं, ये सब बेसिक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आप जानते हो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में जो डेजर्ट्स आते हैं वहाँ पे, या फिर हाई माउंटेन्स पे भी बहुत कम लोग रहते हैं, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी बहुत कम रहते हैं लोग। तो फॉरेस्ट हो या हाई माउंटेन्स हो, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो या हाई लैटिट्यूड वाले एरिया हो, यहाँ पे बहुत कम लोग आपको देखने मिलेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। वही अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा लोग जो होते हैं वो नॉर्थ में इक्वेटर के रहते हैं, इक्वेटर यानी जो 0 डिग्री से जा रही है लाइन, आपके पास अपने मैप बुक ओपन है, नहीं है तो पॉज कीजिए वीडियो को और अपने मैप बुक लेके आइए पहले, ठीक है। आई होप आप अपनी मैप बुक ला चुके हो। तो इस मैप बुक में आपको जो मैप दिख रहा है वर्ल्ड मैप, उसमें 0 डिग्री वाला इक्वेटर दिख रहा होगा, उसके ऊपर अगर देखोगे तो नॉर्थ साइड में आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे, ज़्यादा एरिया भी है और ज़्यादा लोग भी रहते हैं साउथ के मुकाबले। ऑलमोस्ट 3/4 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 2 कॉन्टिनेंट से ही है, हम कहेंगे वो है एशिया और अफ्रीका, यानी 3/4 पॉपुलेशन यहीं से आती है, यानी 4 में से 3 लोग जो है वो तो एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10 देशों में से ही निकल जाती है। तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, इतनी तो पॉपुलेशन है ही। सो ये जो टॉप 10 कंट्रीज है इसमें है चाइना, इंडिया, ये रैंक वाइज सबसे ज़्यादा चाइना की, फिर इंडिया, फिर यूएसए, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी इतने देश मिलके ही 60% लोग कवर हो जाते हैं। ये बहुत अलग सी एक बात है ना, तो हम ये कह सकते हैं। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है ये। आपको क्या करना है, इन कंट्रीज़ को लोकेट करना है ब्लैंक मैप पे। पहले तो आप अपने मैप पे, अपने एटलास पे तो ये देख ही लिया है, बाद में आप ब्लैंक मैप उठाइए और उस पर इनको लोकेट कीजिए, कहाँ कहाँ है रैंक, वहाँ पे लिखते हुए चलिएगा।
है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आप अच्छे से इन चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले अगर देखा गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है ये आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ एक स्लाइड का यूज करके। तो देखेंगे यहाँ पे आप एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत ईजी कंसेप्ट है और आगे आपको बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको होना तो आप ये लिख के भी रख सकते हैं आपके नोट्स में। ये तरीका सिंपल तरीका है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कंसिडर किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर किलोमीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, इसको अगर देखना है तो 1 स्क्वायर बनाएंगे आप। इसको यहाँ से इसका जो विड्थ है वो भी 1 किलोमीटर और जो लेंथ है वो भी 1 किलोमीटर। ऐसा एक एरिया आपने पकड़ा है। इस पूरे एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहती होगी उतने पॉपुलेशन को कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल। तो पूरे वर्ल्ड की अगर देखा गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज द डेंसिटी। यानी इतने जगह में पूरे वर्ल्ड में, यानी कैसे किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है पूरे वर्ल्ड की लैंड। उसको आप हम कहेंगे कि अगर ऐसा ले लो पूरी पॉपुलेशन डिवाइड कर दो उसको लैंड से, बाद में जो एवरेज आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इतने लोग 51 पर्सन्स आपको रहते हुए दिखते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरे वर्ल्ड में। बट अलग अलग जगह की अलग अलग डेंसिटी होती है, आप अलग अलग जगह की डेंसिटी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। नॉर्मली से एक्सप्रेस किया जाता है एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है और साउथ सेंट्रल एशिया की हाईएस्ट डेंसिटी है, जिसके बाद आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा है, एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इंडिया की 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। समझ जाइए 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडिया में अगर देखा गया तो जैसे हमने देखा पूरे वर्ल्ड में इतने रहते हैं तो इंडिया में तो 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पकड़ लीजिए। इतनी खतरनाक हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत बढ़िया डेंसिटी आपको देखने मिलती है। तो ये है, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए तो हमें हर जगह भीड़ दिखती है। तो कुछ एरिया में कम भी है, फिर इसको स्टेट वाइज भी आप गिन सकते हो कि स्टेट में कितने हैं, एरिया वाइज गिन सकते हो। जैसे आप जाओगे तो आपको सिक्किम में बहुत कम दिखेगी, एरिया बड़ा है पर लोग बहुत कम हैं। तो ये सब आप यहाँ पे गिन सकते हो। तो यहाँ पे कैसा होता है कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, जब हम व्हेन वी ऑल 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हमारे क्लास में जब पूरे 30 लोग होते हैं तो हमारा क्लासरूम बहुत क्राउडेड दिखता है। बट जब हम यही 30 लोग असेंबली हॉल में बैठते हैं तो वो बहुत खाली खाली लगता है। ऐसा क्यों? वैसा ही है, कम एरिया में ज़्यादा लोग यानी डेंसिटी ज़्यादा। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ बहुत भीड़ दिखती है, जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ खाली खाली लगता है। बिकॉज द साइज ऑफ एन एरिया ऑफ हॉल, ये बहुत बड़ा है और क्लासरूम बहुत छोटा है। हाउएवर व्हेन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कम इनटू द हॉल, हॉल जो होता है वो बहुत क्राउडेड लगने लगता है जब पूरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। बट एक क्लास के जाएंगे तो जो हॉल होगा वो बहुत खाली खाली दिखेगा। तो यही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के स्टडीज़ के लिए। आगे हमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो है फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसके लिए हम फ्लो चार्ट एक बना लेंगे। फ्लो चार्ट ऐसी चीज़ों के लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ ज़्यादा आपको सब पॉइंट्स देखने, सब हेडिंग्स, सब टाइटल्स या सब हेडिंग्स आपको देखने मिलते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लो चार्ट बनाइए। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फैक्टर्स लिखेंगे मेरे साथ साथ, अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ ये डी है, इसे समझ लीजिएगा, ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से, आप यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से आपको फ्लो चार्ट बना के रखना है अपने नोट्स में। इसमें अगर आप आते हो तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स, 2 इसमें डिवाइड कर लेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड सेकंड जो आपको देखने मिलेंगे ये होंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये 3 देखने मिलते हैं।
अब यहाँ पे भी हम इसको जोग्राफिकल को भी हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ और भी यहाँ पे डिविजन्स हो सकते हैं जोग्राफिकल के। वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हो सकता है टोपोग्राफी, एक एक चीज़ को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे होगा क्लाइमेट। तीसरा जो आपको देखने मिलता है वो है सॉइल। चौथा जो आप कहेंगे वो होगा वाटर। और पांचवा जो होगा वो होगा मिनरल्स। ये पूरे डिवीजन मैंने एज पर एनसीईआरटी ही आपको बताया है, तो आप ऐसे कैसा लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी की ही इन्फॉर्मेशन है। एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे हर बार की तरह। चलिए तो सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स को पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी देखिए मैंने क्या बोला, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल हमने दो एरिया लिए, एक ए नाम का एरिया और एक बी नाम का एरिया। ऐसा समझ जाइए ए नाम के एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम है। अब ज़्यादा ए में क्यों हो सकती है पॉपुलेशन, यही हमें रीज़न देखना है। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उसमें ए में ज़्यादा बी में कम क्यों होगी, या फिर ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग पॉपुलेशन क्यों होगी। तो ऐसे ये कितने लोग कहाँ रहेंगे, ये सबसे पहले जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो है जोग्राफिकल फैक्टर, आपके जोग्राफी पे। सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी लोग कहाँ रहना प्रेफर करोगे। आप खुद से पूछे आप कहाँ रहना प्रेफर करोगे, तो आप प्लेन्स में ही रहना प्रेफर करोगे, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ईजी होगा और ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा। माउंटेन्स या प्लेट्यूज में रहना लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर रहना ही पड़ेगा, बट ऑप्शन है तो आप बिल्कुल प्लेन्स में ही रहना पसंद करोगे। तो प्लेन्स में हम कहेंगे कि ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने मिल सकती है, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे फार्मिंग भी अच्छी हो सकती है, लैंड जो है वो एकदम प्लेन होती है, टेरेन नहीं है, या फिर हम कहेंगे कि बहुत अच्छे से फ्लैट लैंड मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती है, सर्विसेज आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, तो हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो अगर देखा गया इंडिया में तो गंगा प्लेन जो है, गंगा से बनी हुई जो प्लेन्स है, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंसली यानी उतने एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। या फिर उसी के साथ साथ हम कहेंगे माउंटेन्स जो जैसे एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया या हिमालयस हो गए, वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो हम कहेंगे कि इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ें, टोपोग्राफी पे भी कितने लोग रहेंगे ये भी डिसाइड किया जाता है। तो पहला फैक्टर टोपोग्राफी है जो यहाँ पे इफेक्ट करता है। दूसरा जैसे हमने वहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट में, वो क्लाइमेट है। लोग यूजुअली एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहना अवॉइड करते हैं, यानी हम कहेंगे ऐसे क्लाइमेट में वो जो बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गए, रशिया के, कनाडा या अंटार्कटिका के, यहाँ रहना लोग हमेशा अवॉइड करेंगे। लोग कहाँ ज़्यादा सेटल होना चाहेंगे, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो अच्छा क्लाइमेट है, मॉडरेट है, अच्छा क्लाइमेट है। तीसरा हम कहेंगे जो फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। जहाँ फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, जहाँ फर्टाइल सॉइल है वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होने के कारण ज़्यादा लोग वहाँ सेटल हो जा सकते हैं। जैसे हम कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में है वहाँ, या फिर होंग हे जो है वो, या फिर चैंगजियांग जो है जब चाइना में वो, या फिर नाइल इजिप्ट में है, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल मिलती है आपको, पूरे रिसोर्सेज सॉइल में मिल जाते हैं अच्छे से, यानी हम कहेंगे कि आपके क्रॉप्स और ये सब अच्छे से आ सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। अगला है वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी तो देखना ही पड़ेगा, पानी से बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो लोग प्रेफर करते हैं इसी एरिया में रहना जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि समुंदर का पानी, फ्रेश वाटर जो आपके काम का है। समुंदर का पानी जो है वो सलाइन वाटर है, सैलिनिटी है, सॉल्ट है, उसमें उतना आपके कोई काम का नहीं है वो। तो आप फ्रेश वाटर जहाँ पे है, जहाँ सैलिनिटी नहीं है, जैसे रिवर्स हो गए या फिर ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ रहना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो रिवर वैली जो भी है वर्ल्ड में वो डेंसली पॉपुलेटेड है। और डेजर्ट जो है जहाँ पे हम कहेंगे कि ज़्यादा यानी वहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा समझ जाइए, वो वहाँ पे स्पेयर पॉपुलेशन है, वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है। उसके बाद अगला है मिनरल्स। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जिस एरिया में ज़्यादा है वहाँ तो लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे हम कहेंगे डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका में है, या कहीं पे ऑयल की डिस्कवरी हो गई तो लोग वहाँ सेटल होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारी एट्सेट्रा चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है उनको। जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, सर्विस देने का कुछ मौका, यानी वही हो गया कि सर्विस का आप कुछ काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन का कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो ऐसे एरिया में जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऑन बेसिस ऑफ हम कहेंगे कि जोग्राफी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होती है। तो टोपोग्राफी देखी जाती है, क्लाइमेट देखा जाता है, सॉइल देखी जाती है, वाटर देखा जाता है, और मिनरल्स भी देखा जा सकता है, ये सब चीज़ें। अब हम कहेंगे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है ये भी अफेक्ट करते हैं आपके यहाँ पे।
हम कहेंगे पॉपुलेशन को, सब। तो यहाँ पे हम कहेंगे सोशल, यानी एरिया जहाँ पे अच्छे हाउसिंग है, सोसाइटी अच्छी है, हाउसेस अच्छे बने हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे पुणे, वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल हो जाते हैं। वैसे ही कल्चर जहाँ पे होगा, जैसे जहाँ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वहाँ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहीं भी लोग रहते हैं। जैसे कि वाराणसी हो गया इंडिया में, जेरूसलेम हो गया, या फिर वेटिकन सिटी हो गया, ये सब जो जगह हैं यहाँ भी लोग बहुत सारे सेटल्ड है। आपको ये लिखना है कि जेरूसलेम कौन से कंट्री में आता है, और वेटिकन सिटी तो आपको पता ही होगा, वो खुद में ही एक कंट्री है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। जैसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं ऐसे एरिया में अट्रैक्ट होते ही है। जैसे ओसाका जापान में है हो गया, या इंडिया मुंबई इंडिया में हो गया। ये सब रीजन में आपको ज़्यादा लोग रहते हुए हमेशा दिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता चलती है कि इन चीज़ों से भी हम कहेंगे कि ये अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको पता चलता है। उसके बाद हम कहेंगे कि आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि वेटिकन सिटी की सबसे छोटी कंट्री मानी जा सकती है, तो उसकी पॉपुलेशन कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वेटिकन सिटी की। उसके साथ साथ वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये भी लिखना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट दिया है उन्होंने लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, है ना। एवरेज, ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि वो जी सकता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है ना। एवरेज निकाला जाता है, तो देखा जाता है कि कितने एज में लोगों की डेथ हो रही है, और उन सबको ऐड करके फिर उसे एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग कहाँ रह सकते, यानी कितने लोगों की लाइफ कितनी हो सकती है ना। तो ये कुछ चीज़ें। उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज की अगर बात करें तो आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि पॉपुलेशन पहले जितनी थी उतनी तो अभी है नहीं, पॉपुलेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो यही यहाँ पे उन्होंने टॉपिक दिया है कि पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होती है। सबसे पहले अगर देखा गया तो पॉपुलेशन चेंज यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक टाइम पे थे वो आज बदल चुके हैं। तो हर एक स्पेसिफिक टाइम पे लोग बदलते रहते हैं, उसी को पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, आपको पहले से ये चीज़ें तो पता ही हैं। हम कहेंगे कि ये सिर्फ बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये पूछा जाता है। ये क्यों है, क्योंकि हम कहेंगे बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स में, उसके कारण यहाँ अगर देखा गया तो एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड तक, यानी हम कहेंगे ह्यूमन हिस्ट्री में अंटिल 1800 के टाइम तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्लोली बढ़ रही थी, बट एक स्पीड से ही बढ़ रही थी, बट बहुत धीरे थी वो। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज जो है वर बॉर्न बट दे डाइड टू अर्ली, ये भी हुआ था पहले। बहुत सारे बच्चे पैदा भी होते थे बट उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती थी। सो दिस वाज, ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उन बच्चों के लिए। जैसे आजकल किसी का जन्म हुआ तो उसको कुछ पोलियो के ड्रॉप से लेके बहुत सारे वैक्सीन से बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, ऐसा कुछ पहले डोजेस और ये सब अवेलेबल नहीं था, ना बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, जिस कारण हम कहेंगे कि पॉपुलेशन जो थी वो जल्दी बढ़ नहीं रही थी। सफिशिएंट फूड जो था वो भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम लोगों को। फार्मर्स जो होते हैं वो इतना ही बना सकते थे कि वो अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे करें, है ना। तो वो इतना नहीं बना सकते थे कि पूरे लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इतना ही वो फसल ले सकते थे, खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे। इस कारण हम कहेंगे कि बहुत फास्ट पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। बट 1804 में क्या होता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो होती है वो 1 बिलियन पहुंच जाती है। 155 ईयर्स लेटर इन 1959 वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच जाती है। हम कहेंगे दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एकदम से पॉपुलेशन बढ़ना, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। 1999 में यानी 40 साल बाद ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो जाती है, डबल, डायरेक्टली डबल। आप देख रहे हो क्या फास्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और मेन रीज़न यही है कि अच्छे फूड सप्लाई लोगों को मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं ताकि वो जी सके, डेथ जो होती है ये भी कम हो रही है। और यही कहेंगे कि बर्थ जो होते हैं वो अभी भी हाई ही है, बर्थ रेट हाई है जबकि डेथ रेट बहुत कम है।
चलिए, तो आगे हमें जो पढ़ना है वो है बर्थ रेट के बारे में और डेथ रेट के बारे में दिया है। तो बर्थ जो है यूजुअली मेजर्ड इन बर्थ रेट, ये तो आपको पता है, और डेथ जो होती है उसको डेथ रेट में मेजर किया जाता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यहाँ किया जा सकता है, देखेंगे यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बर्थ रेट क्या है, जैसे उन्होंने कहा है, और दूसरा हम कहेंगे डेथ रेट। ये दो कंसेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर करना है। इन दोनों चीज़ों के लिए 1000 लोगों को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, 1000 पर्सन। 1000 पर्सन से पर्सन में कितने लोग बढ़े, है ना, इतने लोगों ने कितने लोग बढ़ाए। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ जाइए, इन 1000 लोगों ने एक साल में 35 लोग बढ़े हैं, 35, तो 35 बर्थ रेट माना जाएगा। ठीक है, अब डेथ रेट जो है वो यही देखा जाएगा, ये 1000 जो पर्सन है, 1000 पर्सन, इसमें से कितने लोगों की डेथ हुई है। ऐसे समझाइए कि 10 लोगों की डेथ हुई है तो डेथ रेट हो जाएगा 10। इस तरह से ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी। अब यहाँ पे एक तीसरा कंसेप्ट जो है वो भी आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने जो लिखा है वो। तो बर्थ रेट जो है इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, है ना, सिंपल है। डेथ रेट जो है दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, सिंपल। माइग्रेशन क्या होता है, अब यहाँ पे माइग्रेशन समझ लेंगे। माइग्रेशन यानी देखिए, हम इसके लिए माइग्रेशन के लिए हम दो एरिया लेते हैं, एरिया ए और एरिया बी। ऐसे यहाँ पे दो एरिया हैं। माइग्रेशन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मूवमेंट कितने लोगों की हुई है इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, है ना। इस एरिया से इस एरिया में कितने लोग गए, इस एरिया से इस एरिया में कितने लोग आए, उसको कहा जाता है माइग्रेशन। ठीक है, तो ये होगा माइग्रेशन, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में एक और कंसेप्ट दिया है। उसके साथ साथ एक और कंसेप्ट जो आपको मिलेगा वो भी क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि माइग्रेशन जो है इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। अब आपने जो बर्थ और डेथ्स निकाले हैं, है ना, हम कहेंगे आर द नेचुरल कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जिस कारण आपकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है। इसमें का अगर आप डिफरेंस निकाल लोगे, यानी जितने लोगों ने जन्म लिया उसमें से जितनों की डेथ होगी, इसको माइनस कर दोगे तो आपको नेचुरल ग्रोथ रेट मिल जाएगा कि कितने लोग ऐड हुए हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ें आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है वर्ल्ड में वो रैपिड, हम कहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है नेचुरल ग्रोथ रेट में, है ना। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना। जितने लोगों की डेथ हो रही है उससे कई ज़्यादा लोग बर्थ ले रहे हैं, इसीलिए जो है वो पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए 500 BC में 100 मिलियन थे, तो 2025 तक आएंगे तो हमें 8525 मिलियन दिखते हैं। इतने सारे लोग हैं, क्या पॉपुलेशन बड़ी होगी आप सोच सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। तो बर्थ रेट जो है ये डेथ रेट से ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल है। बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होंगे तो पॉपुलेशन जितनी उतनी रहेगी। डेथ रेट ज़्यादा होगी बर्थ रेट से तो उसमें हम कहेंगे पॉपुलेशन कम होगी। इस तरह से ये 3 तराजू आपको दिख रहे हैं, 3 वेइंग मशीन्स आपको दिख रहे हैं ना। आगे आते हैं तो हम कहेंगे कि माइग्रेशन जो होता है वो और भी क्या होता है, माइग्रेशन एक अनादर वे जिससे पॉपुलेशन की साइज बदलती है। जैसे मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति, अब देखिए इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, माइग्रेशन में भी दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है ना। बट बहुत सिंपल है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उससे आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा कि ए नाम का एक एरिया और बी नाम का एक एरिया, ए नाम से कुछ लोग बी नाम के एरिया में चले गए तो हम कहेंगे बी की पॉपुलेशन बढ़ गई, ए की पॉपुलेशन घट गई, है ना। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे। वैसे ही अगर हम कहेंगे कि जो लोगों ने जगह छोड़ी है ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग यहाँ से यहाँ गए हैं, इसे ए में क्या हुआ है ये कहा जाएगा, ए में लोगों ने छोड़ दिया है इसलिए इसको कहा जाता है एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स, जो लोग एरिया छोड़ के गए हैं वो एमिग्रेंट्स, और जो लोग एरिया में एंटर हुए हैं उनको बी यानी बी नाम के एरिया में उन्हीं लोगों को इमिग्रेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गए हैं, एंटर हो गए हैं। तो ये एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है। ए ना, अगर एक्स नाम का पर्सन है जो ए से बी में जा रहा है तो एक्स का नाम का पर्सन ए में इमिग्रेंट कहलाएगा क्योंकि उसने ए एरिया छोड़ दिया। बी में वो इमिग्रेंट कहलाएगा क्योंकि बी में वो एंटर कर रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं सिंपल सी जो आपको यहाँ पे समझनी होती है। यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी में जो लिखा है, पीपल में मूव विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज, कैसे भी मूव कर सकते हैं। इमिग्रेंट्स जो होता है उसमें यही है कि वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। इमिग्रेंट्स यानी वो लोग जो कंट्री में आते हैं। तो आपके कंट्री में जो अगर कोई आ रहा है अपने देश को छोड़ के तो आप क्या बोलेंगे, ये इमिग्रेंट है। अगर आपके कंट्री से कोई यूएसए में जा रहा है तो आप क्या कहोगे, ये इमिग्रेंट है। इस तरह के दो कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर होते हैं। तो इमिग्रेशन व्हेन पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री,
एमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। तो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ये दो चीज़ें। हम कहेंगे कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गए और ऑस्ट्रेलियाज हो गए, वहाँ पे इन नंबर जो है इन इमिग्रेशन या इमिग्रेशन ये ज़्यादा है। देखिए यहाँ इट इन है इसलिए आई से शुरू होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। या फिर जो आई से शुरू नहीं होता वो इमिग्रेशन यानी आउट वाला। सूडान जो है ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ से लोग जो है वो इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आउट माइग्रेशन देखने मिलता है जिसको एमिग्रेशन कहा जाता है। तो जनरल ट्रेंड जो है ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, हम यही कहेंगे कि फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो माइग्रेशन कैसा होता है, कम डेवलप कंट्री से ज़्यादा डेवलप कंट्री में। कोई ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा डेवलप से कम डेवलप में आएगा जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, क्योंकि उसको उसके कंट्री में सब कुछ मिल रहा है। अब हमारे कंट्री में अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो यही है कि लेस डेवलप से मोर डेवलप कंट्री में ज़्यादा माइग्रेशन आपको होते हुए दिखते हैं एम्प्लॉयमेंट के सोर्च में। अब हमें अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के जो पैटर्न है वो देखना है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तो पक्का है। कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़ोर से बढ़ रही है तो कहीं बहुत कम बढ़ रही है। जैसे देखिएगा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑल्दो वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन जो है वो तो पूरी राइज हो रही है रैपिडली, वो तो कम हो नहीं रही है ना। कहीं में कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है कुछ कंट्रीज़ में, बट पूरे वर्ल्ड की अगर काउंट करें तो वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी कंट्रीज़ है वो एक्सपीरियंस नहीं कर रही इस ग्रोथ को, बट कुछ कंट्रीज जो होती है जैसे केन्या जो है उसके हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना। तो दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑल्सो, वहाँ पे हाई बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है, जिसके चलते हम कहेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो रही है क्योंकि बर्थ बहुत है। नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट जो होते हैं ये कम हो गए क्योंकि आजकल आपको बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो बर्थ रेट जो है ये स्टिल हाई ही है, जिस कारण हाई ग्रोथ रेट होंगे ही, ये तो आपको पता ही है। तो बाकी जो कंट्रीज़ है जैसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट है, दोनों भी कम है। वहाँ पे जन्म भी कम ले रहे लोग और वहाँ पे डेथ भी कम लोगों की हो रही है। इस कारण वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्लोली बढ़ रही है, ये हम कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे कुछ कंट्रीज़ दिए जहाँ वेरी हाई हम कहेंगे कि ग्रोथ है। जैसे यहाँ पे देखिए जो ब्लू में है हाई जो है वो इस तरह का पिंकिश कलर आपको देखने मिलेगा, फिर यहाँ मॉडरेट वाले और यहाँ पे हम लो वाले और ज़ीरो जो है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़ीरो या फिर डिक्रीज़ हो रही है, ये कुछ एरियाज़ है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैप में पता चलता है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन की अगर बात की जाए, हाँ, तो आपको एक और वर्क दे रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे याद है इंडिया में टॉप 10 पॉपुलेशन वाली कंट्री, टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज लिखना है। दूसरी टॉप 5 डेंसिटी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी रहने वाली कंट्रीज लिखना है। उसके अलावा आपको लोएस्ट 5 भी लिखना है पॉपुलेशन वाइज भी, और लोएस्ट 5 लिखना है डेंसिटी वाइज भी। ये बहुत अच्छी एक आपको काम करना है इंडिया में। उसके बाद आगे आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है ये देखते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन में अगर बात की जाए तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बहुत सिंपल है और आखिरी टॉपिक है आज के एनसीईआरटी का ही, समझ लीजिए पूरे 8 के एनसीईआरटी का आखिरी टॉपिक पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो कितना क्राउड है कितना नहीं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चीज़ जुड़ी हुई नहीं है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और जापान दोनों डेंसली पॉपुलेटेड है, बट जापान जो है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड है बांग्लादेश से, है ना। आपकी इकोनॉमिकली क्या कंडीशन है ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। अगली बात आपको ये भी बता दूँ, ये चीज़ें जानने के लिए टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़। सबसे पहले आपको उनकी क्वालिटीज जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उनको आप रिसोर्स करके कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ जैसे दिया है देखिए, आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, ये इसमें अच्छी है। आई बिल्ड ब्रिजेस, ये ब्रिजेस बनाने में अच्छा है। आई सिंग एट वेडिंग, ये इसमें अच्छा है। आई टेक केयर ऑफ माई होम, आई एम अ फार्मर, आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर। सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है देखा गया तो, है ना। तो पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, उसके अलावा अलग अलग एज के लोग हैं, अलग अलग जेंडर सेक्स है, जैसे हम कहेंगे मेल फीमेल। लिटरेसी लेवल अलग अलग है ना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा है, कोई कम पढ़ा है, कोई बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। तो हेल्थ कंडीशन सबकी अलग अलग है, कोई बहुत हेल्दी है तो कोई
हेल्थ के इश्यूज को फेस कर रहा है, कोई हम कहेंगे क्योंकि ऑक्यूपेशन सबके अलग अलग है, इनकम लेवल भी सबके अलग अलग, ये सब चीज़ों से लोग जो है वो एक दूसरे से अलग आपको दिखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी देश के जो भी लोग हैं उनको समझना होगा, यानी हम कहेंगे इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है वो यानी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले ये चीज़ें होती है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा नहीं ये हम देखते हैं। तो कंपोजिशन जो अगर आप जान गए, यानी आपके कंट्री के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ये अगर आपको समझ गया, तो आप ये जान सकते हैं कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं, कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कौन एजुकेटेड है और किस तरह के ऑक्यूपेशन में कौन है, वो एम्प्लॉयड है या नहीं, हम कहेंगे, और उनके इनकम लेवल क्या है, कितने कमाते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सब आप समझ सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाओ तो। इंटरेस्टिंग वे यही है स्टडी करने का पॉपुलेशन कंपोजिशन को, कि आप पॉपुलेशन पिरामिड की तरफ देखो, और हम कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एज लिखी है, देखिए 0 से 4 में बहुत सारे लोग आपको देखने मिल रहे हैं, फीमेल कितनी है मेल कितने हैं ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 to 9 में कितने ये कितने हैं ना, तो एज के अकॉर्डिंग कितने मेल है कितने फीमेल है ये आप आराम से देख सकते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है ये आपको दिखाता है टोटल पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड किया जाता है वेरियस एज ग्रुप में, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है 5 to 9, 10 to 14 ऐसे यहाँ पे किया जाता है, और परसेंटेज जो है टोटल पॉपुलेशन को उसको फिर डिवाइड किया जाता है मेल और फीमेल में। टोटल पॉपुलेशन मेल कितने फीमेल कितने हैं और इनको अलग अलग इसमें रखा जाता है। तो हम कहेंगे व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, सो ये कहते हैं इट इज पॉपुलेशन पिरामिड। तो आपको भी ये समझ गए पॉपुलेशन पिरामिड है। तो व्हाट्स दैट, ये कहते हैं इट शोज द प्रीसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंट्री अलोंग विद देयर एजेस, ये बता रही है। तो ये कहता है कि कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो क्या मैं डिटेक्टिव बन के इसकी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। ये कहती है यस लेट स्टडी 3 कंट्री, चलो हम 3 कंट्री को स्टडी करते हैं। तो आइए 3 कंट्री जो हमें स्टडी करनी है उसको किस तरह से होगा, तो केनिया एक यहाँ पे दिए, एक इंडिया दिए और एक यहाँ पे आपको जापान दिए, इन तीनों को आप यहाँ स्टडी करोगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये सबसे पहले कहानी बताता है किसी भी कंट्री की। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है बिलो 15 आर शोन एट द बॉटम, सबसे नीचे आपको नीचे के साइड में यहाँ पे आपको जो 3 दिख रहे हैं यहाँ तक एक लाइन खींचे देखिए ब्लू कलर की, ये जो लाइन है इसके नीचे आपको जो देखने मिल रहे हैं वो है 15 साल के नीचे के बच्चे। वहाँ दिखाता है कि लेवल ऑफ बर्थ्स कितने, यानी कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वही यहाँ पे रहेंगे, बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो साइज़ जो होती है टॉप की वो दिखाता है एजेड लोग, यानी आपको पता चलेगा कि कितने लोग कितने एज तक जिंदा रहते हैं, है ना, इतने एज तक जिंदा रह रहे हैं, ये भी एक यहाँ पे हमें पता चलता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री, है ना, तो कितने लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि इतने एज के लोगों को ज़्यादातर डिपेंडेंट माना जाता है। 18 के नीचे हम कह सकते हैं या फिर हम 15 के नीचे कह सकते हैं। तो 2 ग्रुप हैं डिपेंडेंट्स के, हम कहेंगे यंग डिपेंडेंट्स जो कि 15 के नीचे हैं, यंग डिपेंडेंट्स ये लाइन के नीचे, और ओल्ड डिपेंडेंट्स इंसान ओल्ड होने के बाद भी डिपेंड रहता है, एल्डरली डिपेंडेंट जिसे कहा जाता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड है यानी सहारा उसे कुछ होना, वो 65 ईयर्स के ऊपर के भी लोग आपको देखने मिलते हैं। सो दोज वर्किंग एज वाले जो है वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, ये बीच के ये इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं, ये कमा रहे हैं, बाकी ये जो है ये पढ़ाई में है, ये अभी कमा नहीं रहे और ये अभी काम नहीं कर पाएंगे इनके एज के कारण, तो ये 2 डिपेंडेंट है। इतने पॉपुलेशन पे इतने लोग डिपेंडेंट है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो किसी भी कंट्री का हम कहेंगे इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स जो है बोथ हाई अगर आपको दिख रहे हैं, यानी वो कैसा रहेगा, ब्रॉड रहेगा बेस पे, है ना, और हम कहेंगे रैपिडली नैरो होते जाएगा टॉप तक। तो आपको क्या पता चलेगा कि बर्थ रेट जो है ये भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, है ना, ये कहेंगे। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों भी हाई देखने मिलेगा, क्योंकि अगर देखा गया तो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना, उसमें से उतने लोग मर नहीं रहे हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो हम यही कहेंगे रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, कुछ एडल्ट्स बन पा रहे, कुछ ओल्ड बन पा रहे हैं। हम देखिए इतने लोगों ने जन्म लिया, उसमें से यहाँ तक इतने ही लोग पहुँच पा रहे हैं, है ना। तो ये अब कह सकते हैं कि डेथ रेट भी अच्छे होंगे, बर्थ रेट भी अच्छे हैं, तो ये आपको देखने मिलता है। तो ये जो सिचुएशन जो है इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन इन केनिया। केनिया में देखिए
बहुत लोगों ने जन्म लिया और यहाँ तक बहुत कम लोग बच पाए, यानी इनकी हाई डेथ रेट भी है और हाई बर्थ रेट भी है। समझ गए आप? यस। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रीज जो होती है जहाँ डेथ रेट जो होती है स्पेशली अमंगस्ट वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, है ना, बहुत यंग वाले जो उनमें बहुत ज़्यादा नहीं है। पिरामिड जो होता है वो ब्रॉड होता है यंगर एज में थोड़ा सा ब्रॉड आपको देखने मिलता है, और ज़्यादा इन्फेंट्स आपको सर्वाइव करते हुए मिल रहे हैं एडल्टहुड तक बहुत लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जैसा कि इंडिया में। ये जो पॉपुलेशन होती है, ये इंडिया का पिरामिड देखिए, सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। यहाँ देखिए बहुत सारे आपको काम करने वाले इसमें लोग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए कैसे कम है, यहाँ देखिए बहुत सारे देखने मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काम करने वाले लोग जो है यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए कहा जाता है ना इंडिया नौजवानों का देश है, यंगस्टर्स का देश है इंडिया, इतने सारे यंगस्टर्स देखने मिल रहे हैं। आगे अगर आप आते हो तो आपको देखने मिलता है जापान जैसे कंट्री। ये देखिए ऐसे कंट्री में अगर हम कहेंगे बर्थ रेट जो है वो बहुत कम दिखने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नैरो है नीचे। डिक्रीज डेथ रेट जो होता है वो अलाउ कर रहा है लोगों को कि वो ओल्ड एज तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ, वहाँ पे हमारे यहाँ तो पिरामिड 75 प्लस गया था, 85 प्लस तक भी बहुत लोग जिंदा रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक बहुत लोग जिंदा रहते हैं और इनका काफ़ी एक अच्छा पिरामिड हमें देखने मिल रहा है। तो स्किल्ड हम कहेंगे, स्पिरिटेड कहेंगे, या होपफुल यंग पीपल जो होते हैं, है ना, विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, है ना। यंग जो है यही तो फ्यूचर है। हम यही कहेंगे कि यंगस्टर जो है इन्हीं को आगे देश संभालने हैं। तो वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच रिसोर्स, सो दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये ऐसे यंगस्टर्स को हमें एजुकेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और इसी के चलते हम एक बहुत अच्छा एबल और प्रोडक्टिव देश बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आज की जो एनसीईआरटी थी इसको हमने ख़त्म किया है, 8 चैप्टर को ख़त्म किया, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखा, उसके अलावा हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा है कि क्या होती हैं, उसके साथ साथ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हमने देखे हैं, पॉपुलेशन चेंज हमने देखा है जिसमें हमने बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इमिग्रेशन सब कुछ पढ़ा। उसके अलावा हमने पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी देखा और हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ा। उसके बाद हमने 3 देशों के पिरामिड्स को भी स्टडी करके पिरामिड कैसे पढ़े जाते हैं ये भी देखा, केनिया का, इंडिया का और जापान का। ये 3 हमने पिरामिड्स देखे हैं। तो आज के वीडियो के साथ हमारी 8 की एनसीईआरटी जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई। हमने इसे डिटेल में पूरे 6 के 6 चैप्टर्स को कवर किया है। एनसीईआरटी थोड़ी बड़ी ज़रूर थी बट हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। बहुत अच्छी बात है कि आपके 8 तक की एनसीईआरटीज कवर हो चुकी है। आप भी इसे जल्दी जल्दी कवर करते रहिए मेरे साथ साथ। उसके साथ साथ अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। मेरे वीडियोस पसंद आते तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और उसके साथ साथ वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट तो कीजिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए जितना हो सके। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, उससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपके मिस नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात हो सकती है ये सोचिए। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और अपने स्टडी को और इंटरैक्टिव बनिए। तो मैं श्रेयस बड़ी आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।